डियर स्टूडेंट, फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित किया जा सकता है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का दो प्रकार से ही संयोजन हो सकता है, या तो श्रेणी क्रम संयोजन होगा या समांतर क्रम संयोजन होगा। श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ लिया है, ये है हमारा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध जुड़े थे वो इस प्रकार से जुड़े थे। ये श्रेणी क्रम संयोजन था। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से ये जो है श्रेणी क्रम में जुड़े थे। लेकिन समांतर क्रम संयोजन जो हमारा होगा वो इस प्रकार से होगा। जो समांतर क्रम संयोजन होगा इस प्रकार से है। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है, ये R3 है। जबकि श्रेणी क्रम हमारा इस प्रकार से है। ये श्रेणी क्रम प्रतिरोध है का इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम में लेते हैं, और समांतर क्रम में इस प्रकार से लेते हैं। अब श्रेणी क्रम में हमने देखा था कि इसमें जो है तीनों में वोल्टेज का मान अलग अलग था। ये V1 वोल्टेज था, इसका वोल्टेज V2 था और इसका वोल्टेज V3 था। जबकि वैद्युत धारा तीनों में समान वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही थी। तीनों की जो वैद्युत धारा थी वो समान थी। इसमें जस्ट इसका उल्टा है। इसमें जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें वोल्टेज सबके लिए समान होगा। तीनों प्रतिरोध जो है एक ही टर्मिनल से जुड़े हैं, तो इनमें वोल्टेज समान होगा, क्योंकि तीनों जो प्रतिरोध हैं वो एक ही टर्मिनल से, उनके दोनों सिरे एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए वोल्टेज सेम हो गया। जबकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध हैं वो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ था। इसलिए वोल्टेज तीनों में अलग अलग हो गई थी। लेकिन इसमें जो तीनों के जो सिरे हैं वो सेम जगह सेम पॉइंट पे जुड़े हैं। ये हम देख सकते हैं, जहाँ पे मैं रेड डॉट से इसको कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जुड़े हैं और यहाँ पे जुड़े हैं। तो इस प्रकार से इनका वोल्टेज, तीनों के लिए जो वोल्टेज है वो सेम हो गया, लेकिन वैद्युत धारा तीनों में अलग अलग होगी। ये जो सर्किट है जो चित्र में दिखाया गया है, इनमें हमने या तो सेल या बैटरी लगा सकते हैं, और उस बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो तीनों प्रतिरोध का वोल्टेज होगा। तो सपोज इसका वोल्टेज V है, तो तीनों प्रतिरोध का जो वोल्टेज है वो भी V हो गया। लेकिन इस वोल्टेज के कारण, इस सेल के कारण, यदि सर्किट में I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये तीनों प्रतिरोध में I वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, बल्कि ये क्या है, तीनों के लिए अलग अलग होगी। सपोज एक के लिए R1 के लिए I1 वैद्युत धारा है, R2 के लिए I2 वैद्युत धारा है, और R3 के लिए I3 वैद्युत धारा है। ये किरचॉफ के नियम के अनुसार है। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं जो I होगा, जो कुल वैद्युत धारा होगी वो होगी I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम अभी इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा कैलकुलेशन करूँगा। इसकी थ्योरी आगे वाली फाइल में मैं इसमें दिखाई गई है। तो इसमें हम मान सकते हैं, माना सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है V है, क्योंकि हमने उसमें V वोल्टेज का कोई सेल या बैटरी अप्लाई किया है, एवं सर्किट का कुल वैद्युत धारा I है, एवं
तीनों प्रतिरोधों से R1, R2, R3 से I1, I2, I3 वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि सर्किट का कुल प्रतिरोध R है। तो यहाँ पे होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि सर्किट में जो कुल वैद्युत धारा है वो I वैद्युत धारा है और वो तीन धाराओं में बंट जा रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3 में, तो इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। अब सर्किट का हम जानते हैं कि कुल जो प्रतिरोध R है, कुल वोल्टेज सर्किट पूरे सर्किट का कुल प्रतिरोध R है, उसमें पूरे सर्किट में I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये पूरा सर्किट है, ये जो इस पूरे को हम सर्किट कहेंगे जिसमें तीनों प्रतिरोध जुड़े हैं, ये सेल जुड़ा है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो, तो ये एक सर्किट हो गया। तो इसका जो कुल वोल्टेज है वो V वोल्टेज है, इसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एवं माना इस सर्किट का कुल प्रतिरोध R है। तो ये हम लिख सकते हैं माना परिपथ का कुल प्रतिरोध R है, एवं वोल्टेज V तथा धारा I है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम का नियम V इज इक्वल टू पूरे सर्किट का वोल्टेज V इज इक्वल टू IR। पूरे सर्किट में चूंकि I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एवं पूरे सर्किट का प्रतिरोध R है, तो V इज इक्वल टू IR एवं I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये इक्वेशन नंबर, इसको हम 2 मानेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब हम ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है, क्योंकि I की वैल्यू हमें V अपॉन R निकाल दी है। अब हमें I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू प्लस I3 की वैल्यू निकाल करके इस समीकरण में उनको रखना है। तो अब हम I1 की वैल्यू जो निकालेंगे, तो I1 जो है इस R1 प्रतिरोध से I1 वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि इसका जो वोल्टेज है वो तीनों का वोल्टेज सेम है, तो R1 का वोल्टेज भी V है। तो अब हम I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि I1 जो वैद्युत धारा है वो सिर्फ I1 प्रतिरोध से गुजर रही है, इसलिए I1 की जो वैल्यू होगी वो होगी I इज इक्वल टू V अपॉन R1। क्योंकि R1 का वोल्टेज V है तो V रहेगा, लेकिन उसका जो प्रतिरोध है R1 है, इसलिए I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम निकालेंगे I2 की वैल्यू, तो सेम हो जाएगा I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 4। एवं I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी वो है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और हमने अलग अलग I1, I2, I3 के मान निकाल दिए हैं। ये I1, I2, I3 है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5
ये I1 I2 I3 I1 I2 I3 की वैल्यू है, इसलिए हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो I की वैल्यू है V अपॉन R इज इक्वल टू I1 की वैल्यू है V अपॉन R1, I2 की वैल्यू है V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू है V अपॉन R3 अब हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में देख रहे हैं V कॉमन है, जो वोल्टेज है वो कॉमन है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए वोल्टेज सेम था और सर्किट का जो वोल्टेज था वह वोल्टेज तीनों प्रतिरोधों का वोल्टेज था। तो अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं V अपॉन इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया अंदर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारे पास, क्योंकि तीनों में जो वोल्टेज था V इज इक्वल टू V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बाईं तरफ एवं दाईं तरफ V हमारा कॉमन है, सब में है, इसलिए V कॉमन आ जाएगा और इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध किस प्रकार से होता है, तो नहीं सॉरी समांतर क्रम में संयोजन किस प्रकार से होता है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारे पास समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध इस प्रकार से संयोजित होंगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से यदि सर्किट में 3 प्रतिरोध लगे हैं तो उनका कुल प्रतिरोध जो सर्किट का होगा 1 अपॉन R, इस तरह से हम उसको निकालेंगे। जबकि श्रेणी क्रम में हमारा जो प्रतिरोध था वो था कुल प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास था श्रेणी क्रम में, जबकि समांतर क्रम में हमारे पास इस प्रकार से होगा। अब सर्किट में कितने भी प्रतिरोध हम ले सकते हैं, सपोज n प्रतिरोध हमने लिए तो इसके लिए होगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सेम 1 अपॉन R4 1 अपॉन R5 1 अपॉन R6, इस तरह से जितने भी होंगे तो लास्ट में आ जाएगा 1 अपॉन Rn। सपोज n प्रतिरोध है तो जितने भी प्रतिरोध होंगे तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि समांतर क्रम में हमारे पास n प्रतिरोध किसी सर्किट में लगे हैं तो सर्किट का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो उसको सेम निकालना है। अब लास्ट में मान देंगे कि माना सर्किट में n प्रतिरोध लगे हैं तो उनका जो कुल प्रतिरोध होगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सॉन 1 अपॉन Rn। तो इस प्रकार से हम समांतर क्रम में इस प्रकार से हम प्रतिरोधों को ज्ञात करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ भी दी गई है, इसमें ये आप लिख सकते हैं, थ्योरी लिख सकते हैं आप, लेकिन कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखा दिया कैसे आया है।
तो ये हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिखाया, ये हमारे पास 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये कुल जो प्रतिरोध है वो इस प्रकार से आया है। लास्ट में लिखा है अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये व्युत्क्रम प्रतिरोधों का जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उनके व्युत्क्रम योग के बराबर सर्किट के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा। अब यहाँ पे हमारा निष्कर्ष है, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है। जो मैंने आपको पहले दिया, तीनों में विभवांतर समान है, तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर समान है। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध, सभी का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 4, 5 n प्रतिरोध जो भी होंगे, सब में सिरों पर विभवांतर का मान समान होगा। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होगा। जो सर्किट का कुल प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जो थर्ड पॉइंट है, इस प्रकार के संयोजन में जुड़े सबसे कम प्रतिरोधों में सबसे अधिक धारा प्रवाहित होती है और सबसे अधिक प्रतिरोध में सबसे कम धारा। तो श्रेणी समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में जो सबसे कम प्रतिरोध, वह प्रतिरोध जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे कम प्रतिरोध, क्योंकि R1, R2, R3 में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा, जो सबसे कम प्रतिरोध होगा, उसमें सबसे अधिक वैद्युत धारा बहेगी, जबकि जिस प्रतिरोध की वैल्यू सबसे अधिक होगी उसमें सबसे कम वैद्युत धारा बहेगी। इसीलिए हमारे जो घरों में जो हम अपनी वायरिंग लगाते हैं, अपनी जो घरों में जो हम फिटिंग करते हैं, जो लाइट की फिटिंग हम करते हैं, इसमें सभी उपकरणों को हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, सभी उपकरणों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। तो हमारी जो घरों की फिटिंग होती है या जो घरों की वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में जुड़ी होती है। जबकि जो हमारी दीपावली के टाइम में जो हमारी ये सजावट के लिए जो ये लाइटें होती है, जिसको हम लड़ियाँ भी कहते हैं, वो श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में क्या होता है, जो सबसे कम प्रतिरोध का है वो उसमें सबसे अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। चौथा है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध परिपथ में उपस्थित सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो पूरे सर्किट का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। जो सबसे छोटा प्रतिरोध है पूरे सर्किट में, उससे भी कम जो है प्रतिरोध की वैल्यू आती है, पूरे सर्किट का प्रतिरोध उससे भी कम हो जाता है। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध परिपथ में सबसे कम प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध परिपथ में उपस्थित सबसे कम प्रतिरोध से भी कम मान प्राप्त होता है। तो ये आपका जो प्रतिरोधों का संयोजन है, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम का टॉपिक हमारे पास समाप्त हो गया है। तो दोनों जो है इम्पोर्टेंट है और दोनों को आप वीडियो को बड़े अच्छे से देख करके समझ के करके इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू।